नाज़रीन, अगला राउंड शुरू हो चुका है और ईरान की जानिब से आज स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटीज है उनका मुजाहरा किया गया है और ईरान की जानिब से फतह मिसाइल चला दिए गए हैं। फतह मिसाइल के फायर होने की कंफर्म रिपोर्ट्स है वो इस वक्त सामने आ रही हैं। ये फतह मिसाइल जो है वो ऐसे ताकतवर मिसाइल हैं जिनको दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता है। इस वक्त दुनिया के तमाम जो टॉप लेवल के एयर डिफेंस सिस्टम जितने भी दुनिया में बनाए गए हैं वो इस वक्त इजराइल के अंदर डिप्लॉय हैं और कई लेयर्स के अंदर हैं और इधर वॉरशिप्स खड़े हुए हैं और इराक से ये एयर डिफेंस शुरू होता है, इराक से जॉर्डन और फिर आगे इजराइल और उनकी एयरफोर्स और उनके एयर डिफेंस और थर्ड और एरो सिस्टम, पता नहीं कितनी लेयर्स हैं जिससे गुजरना पड़ता है। लेकिन ये जो मिसाइल हैं ये तमाम लेयर्स को चीरते हुए और दुनिया के हर एयर डिफेंस को शिकस्त देते हुए ये जनाब आगे जाकर टकरा रहे हैं और बहुत बड़ी तबाही ला रहे हैं। ये वहां पर जलजले बर्पा कर दिए हैं इन मिसाइलों ने और ये जालिमों पर उनका अंजाम बनकर बरसते हैं। इनकी खासियत सबसे बड़ी ये है और जहां पर भी बरसते हैं वहां पर ये जलजले पैदा कर देते हैं और जो अग्रेसर्स हैं उनकी अकल ठिकाने लगा देते हैं। साथ ईरान की जानिब से नाज़रीन खैबर शिकन मिसाइल जब इस्तेमाल कर दिए गए हैं। अब वो रात और दिन का टाइम भी तेजी के साथ वो उसमें भी तब्दीली आ रही है कि सिर्फ सिलसिला रात से शुरू हुआ फिर दिन में और दिन के अंदर भी अब वो जो वक्फा है वो कम से कम होता चला जा रहा है। और ये अटैक उस वक्त नाज़रीन हुआ है जब ट्रंप की जानिब से हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ी धमकी आ चुकी है, एक इंतहाई तकब्बुर का मुजाहरा किया गया है, अनकंडीशनल सरेंडर। यानी अनकंडीशनल सरेंडर से मुराद तो ये कि डिप्लोमेसी और बाकी सारी चीजें तो साइड के ऊपर रह गई, तो अनकंडीशनल सरेंडर ट्रंप की जानिब से डिमांड किया गया है। फिर सुप्रीम लीडर को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की गई है और ये बंदा जब वो अपने यहां भी वहां पर आइसोलेट हो चुका है। खुद अमेरिकन और कांग्रेस वो ये सारे देख रहे हैं कि ये अमेरिकन एम्पायर को किस डायरेक्शन के अंदर धकेल रहा है। तो इसकी इस धमकी के बाद और इस तकब्बुर की स्टेटमेंट्स के बाद ये हमला हुआ है और इस हमले से कबल जो है वो सुप्रीम लीडर ने स्टेटमेंट भी जारी की है। एक स्टेटमेंट उन्होंने जारी की है और इसमें उन्होंने कहा द बैटल बिगेन्स, असली बैटल अब शुरू होने जा रही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट उन्होंने जारी की, उसके बाद ये हमला हुआ है और ये हर अगला दिन जो है वो हम देख रहे हैं कि नए हथियार, नए मिसाइल, नए ड्रोन्स, नई कैपेबिलिटीज है वो उसका मुजाहरा हो रहा है। लेकिन आज जो उनके पास स्ट्रेटेजिक लेवल के जो मिसाइल्स हैं उनमें से एक का उन्होंने मुजाहरा किया है और हालात इस वक्त बहुत ज्यादा हो रही हैं, तबाही बहुत ज्यादा है और नेतन्याहू के ऊपर अंदर से प्रेशर बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रहा है। इसलिए अब आप देखें कि वो डेस्परेट भी नजर आ रहा है, अमेरिकन मीडिया को धड़ाधड़ इंटरव्यूज दे रहा है, ठीक है ना, धड़ाधड़ इंटरव्यूज दे रहा है कि अमेरिका जब वो शामिल हो जाए। इसने यहां तक अमेरिकन मीडिया के ऊपर कह दिया कि अगर अमेरिका नहीं आएगा तो अमेरिका डेड है। यानी अमेरिकन मीडिया के ऊपर बैठकर दुनिया का कौन सा मुल्क है, कौन सा हुक्मरान है और वो भी अमेरिका का इत्तेहादी जो ये बात कर सकेगा अमेरिका डेड है। अगर अमेरिका यहां पर, भाई अमेरिका का अगर नुकसान होगा तो जंग में आने से होगा या जंग के बाहर बैठने से होगा? जाहिर बात है जंग को ना ज्वाइन करने से उनका फायदा है, जंग में आने से तो नुकसान ही होना है। तो यानी इस हद तक नेतन्याहू जब वो डेस्परेट है और अमेरिका को इस वक्त वो चाह रहा है कि इंटरवीन करे क्योंकि अंदर से आप देखें ना कि हलाकतें बहुत ज्यादा हो रही है, डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रही है। जंग तो इन्होंने ईरानियन टेरिटरी में छेड़ना थी ना और इसका रिएक्शन आना ही था कि जंग तो उल्टा इजराइल के अंदर आकर फैल गई है। तो इजरायली सेटलर्स पूछ रहे हैं कि तुम तो ईरान को तबाह करने निकले थे, ये तो तल अवीव जो है वो इस वक्त खंडर का ढेर बन रहा है। और इस वक्त नाज़रीन वहां से ये बताया जा रहा है कि टोटल मीडिया ब्लैकआउट है। इजराइल में जो ये मिसाइल बरस रहे हैं ये इतनी तबाही ला रहे हैं, ये तल अवीव को खंडर का ढेर बना रहे हैं। इसलिए वहां पर टोटल जो है वो मीडिया ब्लैकआउट है ताकि इंफॉर्मेशन जो है वो सामने ना आ सके। क्योंकि ये 6 दिनों के अंदर जितने हमले हुए हैं, खासकर ये वाला हमला जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, इसने इतनी तबाही वहां पर मचाई है कि अगर ये सारे स्टैट सामने आ जाएं तो ये इजराइल की हैबत को खत्म करने के लिए, इजराइल का कला कमा करने के लिए काफी है। इजराइल की सारी ताकत जब वो इन 6 दिनों और आज के इस हमले में एक्सपोज होकर रह जाएगी। ठीक है, इसलिए वो वहां पर पुलिस को बाकायदा ये ड्यूटीज दी गई हैं कि वहां पर ना ही इंटरनेशनल मीडिया उसको एक्सेस दी जाए जहां पर आकर मिसाइल गिरे और ना ही सेटलर्स को किसी किस्म की जो वीडियो है वो वहां पर बनाने दी जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। हालांकि आप देखिए ईरान के ऊपर बमबारी हो रही है तो वहां की तो सारी वीडियो सारी दुनिया में घूम रही हैं और कोई ईरान से उसकी आप कह लें कि कोई सेंसरशिप नहीं है, वो वीडियोस आ रही हैं जैसे जैसे बम वहां पर गिर रहे हैं। लेकिन इजराइल में जो अटैक्स हो रहे हैं और उनका एयर डिफेंस डिस्ट्रॉय हो रहा है और उनकी एयरफोर्स फारिग हो चुकी है तो इसको वो पूरी तरह से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी दुनिया के सामने चीजें आ रही हैं और ये देखा जा रहा है कि अब ये कैसे इबरत का निशान बन रहा है। और अगर ये इसी तरह से सिर्फ इजराइल लड़ता रहा ईरान से तो फिर ये बहुत जल्द अपने मुकम्मल अंजाम को जब पहुंचेगा। इसलिए अब ये अपने बड़ों को बुला रहा है और चीख चीख कर बुला रहा है। अच्छा, दुनिया में आपने कहीं ऐसा देखा है कि किसी एक मुल्क ने दूसरे मुल्क के ऊपर हमला किया हो और हमला करने वाला वो चौथे दिन रोना शुरू कर दे? यानी जिन पर हमला होता है वो विक्टिम होते हैं
वो इधर कहते डूबते को तिनके का सहारा, वो इधर भी मदद मांगेंगे उधर भी मदद मांगेंगे जिनके ऊपर हमला होता है। आपने दुनिया में यह तर्ज अमल कहीं नहीं देखा होगा कि हमला करने वाला चौथे दिन जब रोना शुरू कर दे। तो ये सिर्फ इधर ही ये इस बदमाश का तर्ज अमल है। ये पहले बदमाशी करता है, ये पहले जो है वो पंच मारता है, अगर इसको आगे से जोर का पंच पड़े, ठीक है ना, तो फिर ये रोना शुरू कर देता है और फौरी से जब वो विक्टिम बन जाता है। तो इस वक्त भी ये फौरी से जब वो विक्टिम बन चुका है और रो रहा है और चीख रहा है और कह रहा है कि अमेरिका आ जाए। मतलब कितनी ये अजीबोगरीब बात है कि हमला किया और चौथे दिन रोना शुरू कर दिया कि अमेरिका आ जाए। भाई तुम जो इतने नथो खान हो तो फिर निमट लो, तबाह कर दो ईरान को, ठीक है। और ट्रंप ने कहा था कि हमने इनको बड़ी वो वेपनरी दी है, वो हथियार दिए हैं जो प्लेनेट पर सबसे अच्छे हथियार है और इजरायली उनको चलाना जानते हैं। तो अगर ये सारा कुछ है तो फिर लड़ने दें इसराइल को, ठीक है ना। तो ये बात है। अब यहां पर मेरून एयरबेस को हिट किया है, बहुत सारी दीगर बेसेस जब हिट हुई हैं, तल अवीव के कई मकामात के अंदर मिसाइल जाकर टकराए हैं। और इसी तरह हाइफा के हवाले से खबर यह है कि हाइफा पोर्ट जो है वो मेजरली डिस्ट्रॉय हो गई है, वहां पर बहुत ज्यादा काम जो है वो रोक दिया गया है, बड़ा मेजरली डिस्ट्रॉय हुई है हाइफा पोर्ट। और आप देख लेंगे सबसे ज्यादा उनकी अहमियत है इस पोर्ट की। और न सिर्फ वहां पर, अब ईरान की जानिब से दीगर पोर्ट्स के ऊपर भी हमले शुरू कर दिए हैं। आज उन्होंने पहला हमला अशदोद के ऊपर भी किया है, क्योंकि इन्होंने इनकी जो बैकअप स्ट्रेटजी है कि अगर हाइफा डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो फिर अशदोद के जरिए सप्लाई लाइन को कंटिन्यू करेंगे। तो अब ईरान ने अशदोद के ऊपर भी हमले शुरू कर दिए, यानी ईरान कोई अंधाधुंध फायरिंग नहीं कर रहा। ईरान बड़ा विजडम के साथ, बड़ा इफेक्टिवनेस के साथ और इनके स्ट्रेटेजिक जो एसेट्स हैं उनको निशाना बना रहा है। तो हाइफा मेजरली डिस्ट्रॉय हुई है। और आईआरजीसी के कमांडर ने क्या अनाउंस किया, आईआरजीसी ने कहा है कि हमने तल अवीव के जो स्काइज हैं उनके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया। ये ट्रंप ने बयान दिया ना कि हमने, और नेतन्याहू ने कहा कि तेहरान के जो आसमान है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल है, हमने एयर डोमिनेंस जो हासिल कर दिया। तो आईआरजीसी ने यह मिसाइल चलाने के बाद कहा है कि हमने तल अवीव के आसमानों पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया। इस रीजन में कोई इस तरह की ना बात कर सका है और ना इस तरह की कोई कैपेबिलिटी दिखा सका है। तो टिट फॉर टैट, ट्रंप ने कहा कि हमने तेहरान पर कंट्रोल हासिल कर लिया, तो ईरान कह रहा है कि हमने तल अवीव के ऊपर जो कंट्रोल हासिल कर लिया है। और अगली बात सुनिए, एक और F-35 गिरा दिया गया है। देखना ये सिर्फ सारे स्टैट सामने आ जाए। अब उनका ये 5वां F-35 है और एक की भी कंफर्मेशन इजराइल से नहीं आई। हालांकि दुनिया भर में कंफर्मेशन दी जाती है कि भाई इतने त्यारे गिरे, सिर्फ वहां पर क्या है कि जिल्लत अजीम है कि F-35 गिर गए। ट्रंप तो कह रहा है कि हमने डोमिनेंस हासिल कर लिया है, इधर F-35 गिर रहे हैं। और टोटल अब ये 11वां त्यारा है जो उन्होंने गिरा दिया है। F-35 जो आज तक एक भी नहीं गिरा, वो यहां पर इस तरह से गिर रहे हैं। तो मुझे बताइए इजराइल के पास बचेगा क्या? उधर तल अवीव और हाइफा में धमाके हो रहे हैं, इधर F-35 गिर रहे हैं। तो बस ये इख्तिताम होगा ना, तो एक ही भी और कंफर्मेशन जो करनी है वो अमेरिका ने करनी है, क्योंकि जो भी त्यारे देते हैं तो उनको तो पता होता है, वो रडार के जरिए चेक कर सकते हैं, वो वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो अमेरिका को पता है ये गिर रहे हैं या नहीं गिर रहे हैं, तो अमेरिका थोड़ी बताएगा कि ये गिर रहे हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अगर इसराइल ने किसी और पार्ट चाइना से खरीदे होते मिसाल के तौर पर, तो चाइना से स्टेटमेंट आ जाती ना कि ये त्यारे गिर गए हैं। ये कंफर्मेशन हर जगह से हो जाती है, लेकिन चूंकि ये अमेरिका से खरीदे गए हैं तो अमेरिका तो इसमें पार्टी है, जंग के अंदर पार्टी है, वो क्यों इसको कंफर्म करेगा? क्योंकि ये बहुत बड़ी जिल्लत है इनके लिए। और फिर इनके हथियारों की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी दुनिया में कम हो रही है। अब देखें ना, हम नोट करें ट्रंप बार बार क्या बात करता है कि इस प्लेनेट के सबसे अच्छे हथियार, हालांकि ये कितना जालिमाना और तकब्बुराना बात है कि अपने हथियारों के जरिए दुनिया को डराना और खुलकर ये कहना, ठीक है। तो ये ट्रंप बार बार अभी मिडिल ईस्ट के अंदर भी आकर उसने यही बात की, और अभी इस जंग के दौरान वो पता नहीं कितनी बार ये बात कर चुका है। और इसने कहा कि प्लेनेट के ऊपर सबसे अच्छे हथियार हम बनाते हैं, तो वो हथियार तो यहां पर खाक हो रहे हैं, ठीक है ना। और यूक्रेन के अंदर उनको शिकस्त हो चुकी है इनके हथियारों को, और गजा के अंदर इनके हथियारों और इनकी टेक्नोलॉजी को शिकस्त हो चुकी है। तो अगर इस सब के सारे स्टैट्स हमारे सामने आ जाएं तो ये इजराइल जो है वो इसकी सारी जो टेरर है, इसकी जो सारी ताकत है, और साल साल से एक प्रोपेगेंडा है कि ईरान बड़ा कमजोर है जी, इजराइल बड़ा ताकतवर है जी, ये एक सिर्फ प्रोपेगेंडा है। आप सोचे कि ये वर्ल्ड व्यू आपके पास कहां से आता है? आपने जाकर देखा है कभी ईरान का मिलिट्री आर्सेनल? आप कभी ईरान किसी ने जाकर विजिट किया है? ठीक है, तो अच्छा इजराइल भी विजिट नहीं किया, लेकिन आप कहते हैं इजराइल ताकतवर है, ठीक है। तो एक ये जो वर्ल्ड व्यू होता है ना, ये कौन प्रोड्यूस करता है? ये वही थिंक टैंक्स प्रोड्यूस करते हैं जो उनके फंडेड है। हमारे यहाँ जो बैठकर बहुत सारे लोग बात भी कर रहे होते हैं, ये कहां से पढ़े हैं? ये जहां से पढ़े हैं उन्हीं का वर्ल्ड व्यू रखते हैं ना, इसमें उनकी कोई बदनीयती नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये वर्ल्ड ऑर्डर इसी तरीके से काम करता है। उन्हीं की हैबत, उन्हीं की बर्तरी, उन्हीं की सबकत, उन्हीं का गलबा। एक जंग अमेरिका एशिया में नहीं जी सका है, ठीक है। तो ये बुनियादी बात है। तो ईरान की जो ताकत है उसकी धमक सुनाई दे रही है। और अगर अमेरिका यहां पर शामिल होता है तो आज इजराइल ने जो कैलकुलेशंस की ईरान के बारे में उल्टी पड़ी,
और ईरान ने जो आज कुछ नई कैपेबिलिटीज का मुजाहरा किया है, तो यह बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अमेरिका की कैलकुलेशंस भी उल्टी पड़ सकती हैं और इसका नतीजा ये निकलेगा कि उनको अपना बोरिया बिस्तर यहां से गोल करना पड़ेगा। इसका नतीजा ये निकल सकता है। ठीक है, अच्छा, तो ये तमाम हेडलाइंस मैं आपके सामने रखता हूं और ईरान की जानिब से इवैक्यूएशन ऑर्डर्स भी तल अवीव के अंदर दिए गए हैं। नाज़रीन, अगर हम इसको देखें तो ये भरपूर रिलीजियस वॉर है, बिल्कुल ये सीधी एक रिलीजियस वॉर है जो यहां पर इस वक्त छिड़ गई है। और ये आप कह लें कि आफ्टर सेंचुरीज इस सतह की बड़ी एक रिलीजियस वॉर जब यहां पर देखी जा रही है। और इजराइल को ईरान से बहुत सारे मसले हैं। इजराइल को ईरान का जो कल्चरल एक उनकी आप कह लें कि बहुत मजबूत और एक जो इल्मी उनकी बेस है और उनकी एक मजहबी सोसाइटी है और उनकी एक तारीख है, उनकी एक सिविलाइजेशन है, ठीक है ना, एक बड़ी जबरदस्त सोसाइटी है। तो इजराइल नहीं अलाउ करता कि ऐसी कोई सोसाइटी यहां पर एग्जिस्ट करे। अब आप देखें ना, देखें सारी ही सोसाइटीज अच्छी है, लेकिन ईरान में थिंक टैंक्स, इल्म की तरफ रुजू, साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ रुजू, ठीक है ना, ये सिर्फ चीजें आपको ईरान में नजर आएंगी, बाकी हमारे यहाँ उस तरह से नजर नहीं आएंगी या मिडिल ईस्ट में उस तरह से नजर नहीं आएंगी। ठीक है ना, यानी एक खास उनका एक डायरेक्शन है और पीछे एक ब्रेन बैठे हुए हैं, ठीक है ना, पीछे दिमाग बैठे हुए हैं। अब देखें जो पहली मुलाकात हुई ईरानी प्रेसिडेंट की जो मौजूदा हैं सुप्रीम लीडर के साथ, तो क्या बात की सुप्रीम लीडर ने, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे जाना होगा। तो इस चीज से इजराइल को बड़ा मसला है। और वो फिर एक और चीज है, ईरान भी सैकड़ों साल की एक सिविलाइजेशन है, उसमें देखें मजहब अगर इस्लाम वहां पर आया है तो उनकी सिविलाइजेशन तो वही रही है, ठीक है ना, उनकी एक सिविलाइजेशन है वो इसी तरीके से आगे बढ़ रही है और जबरदस्त सिविलाइजेशन है। तो ये इजराइल को मसला ये है कि हम सबसे कदीम होने चाहिए। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू, चूंकि मैंने आपको बताया ना कि रिलीजियस वॉर है, तो रिलीजियसली जो एक बुग़्ज़ है वो इनका अपनी जगह पर, फिर ये हर किसी की तारीख मिटा देना चाहते हैं। पिछले दिनों मैंने आपके सामने एक रिपोर्ट रखी थी कि सीरिया के अंदर जो उनके तारीखी आसार कदीमा हैं उनको तबाह ये कर रहे हैं। अब उसका ताल्लुक मिलिटरीली और स्ट्रेटेजिकली और इससे क्या, अस्करी से उसका क्या ताल्लुक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है जिसका बात बहुत कम होती है कि वो हर एक की तारीख मिटा देना चाहते हैं, हर एक से वो अपने आप को बर्तर जो है वो करना चाहते हैं। तो बहरहाल ये न्यूक्लियर से मामला शुरू हुआ था और अब नेतन्याहू ये कह रहा है कि हम ईरानियन एम्पायर को जो है वो खत्म कर देंगे, ईरानियन एम्पायर को ही एलिमिनेट कर देंगे। तो ईरानियन एम्पायर तो वो है जिसने एक दफा इनको भी निजात दिलवाई थी, ये उन्हीं की आलो औलाद यहां पर रह रही है ना। तो बहरहाल ये एक इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है और इजराइल ने जो हमला किया है उसका इस वक्त बिल्कुल उल्टा रिजल्ट आ रहा है और ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि इजराइल सस्टेन नहीं कर सकता, ईरान के सामने बिल्कुल सस्टेन नहीं कर सकता। देखिए ये जंग में कैसे फैसला होगा, ये जंग ऐसे फैसला करेगी कि कौन ज्यादा नुकसान बर्दाश्त कर सकता है, ये वो सर्वाइव करेगा, वो जीतेगा जो ज्यादा नुकसान बर्दाश्त कर सकता है। तो ईरान की जो कैपेबिलिटी है नुकसान बर्दाश्त करने की, वो इजराइल के सेंसिटिव सेटलर से 1000 गुना ज्यादा है, ठीक है, तो कोई मुकाबला ही नहीं है। इसलिए इजराइल का इस जंग में जीतने का कोई सवाल ही नहीं है, इसलिए बार बार वो अमेरिका को पुकार रहा है। और अमेरिका के साथ भी अगर कन्वेंशनल जंग होती है तो फिर उसको भी बड़े जना उल्टी कैलकुलेशन का सामना करना पड़ सकता है। अब मैं हेडलाइंस आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो एक तो फतह मिसाइल जब इस्तेमाल किए गए हैं और इसके साथ जो है वो खैबर शिकन मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं और सुप्रीम लीडर ने पहले स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि ये अब मजा चखेंगे, द बैटल बिगिंस, वी मस्ट रिस्पॉन्ड फोर्सफुली टू द ज़ायनिस्ट एंटिटी, वी विल नेवर कंप्रोमाइज विद द ज़ायनिस्ट, रीअफर्मिंग ईरान्स कमिटमेंट टू द कन्फ्रंटेशन। फिर फतह मिसाइल सेंड्स अ मैसेज ऑफ ईरानियन पावर टू इजराइल, वॉर मॉन्गरिंग एलाई, IRGC, ये फतह मिसाइल के बाद उन्होंने स्पेशल स्टेटमेंट जब जारी की है। दिस इज अ मैसेज, क्लियर मैसेज ऑफ ईरान स्ट्रेंथ टू तल अवीव, डिल्यूजनल एलाई एंड इंस्टिगेटर ऑफ वॉर। यानी ट्रंप ने ये धमकी लगाई है और ये खतरात है कि अमेरिका हमला कर सकता है। तो ईरान ने कुछ नई कैपेबिलिटीज का मुजाहरा किया है और बताया कि ये हमारी स्ट्रेंथ का क्लियर मैसेज है। IRGC से इजरायली एयर डिफेंस क्रम्बलिंग, बिल्कुल वो लरस रहा है, एयर डिफेंस फारग हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमने फर्स्ट जनरेशन मिसाइल फतह ये इस्तेमाल किया है, ये हाईली मैन्यूवरेबल है एंड पावरफुल वेपन है दैट सक्सेसफुली पेनिट्रेट इजराइल मिसाइल डिफेंस शील्ड एंड रिपीटेडली स्ट्रक इजरायली मिलिट्री पोजीशन। बिल्कुल ये इस तरह से पेनिट्रेट करता है कि इसको कोई रोक नहीं सकता। स्ट्राइक प्रूव्ड बियॉन्ड एनी डाउट दैट द स्काइज ओवर द ऑक्युपाइड टेरिटरीज आर नाउ फुली अंडर आवर कंट्रोल। इस तरह का जब वो कौन ऐसा दावा कर सका है या इस तरह के अचीवमेंट कौन हासिल कर, वो कह रहे हैं कि जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज हैं अब इजराइल के ऊपर मुकम्मल हमारा, उसके स्काइज के ऊपर हमारा कंट्रोल है। ट्रंप और नेतन्याहू कह रहे हैं कि तेहरान के ऊपर उनका कंट्रोल है। तो तेहरान में अगर धमाके हो रहे हैं तो धमाके तल अवीव में भी हो रहे हैं, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं हमने इस मिसाइल के बाद इनके स्काइज के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया कि हम जब चाहे इनको पेनिट्रेट कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि हमको मिसाइल मारेंगे और उसका पता नहीं कि वो लगेगा नहीं लगेगा, अपने टारगेट पर हिट करेगा नहीं करेगा, हमारा कंट्रोल है, वो जिसको अब हम चाहे निशाना बना सकते हैं। और तल अवीव को उन्होंने कहा कि नाउ डिफेंसलेस इन द फेस ऑफ ईरान मिसाइल कैपेबिलिटीज, अब ये हमारे सामने डिफेंसलेस हो चुके हैं, ठीक है ना। तो फ्रांस के मीडिया लिख रहा है ईरान यूजेस हाइपरसोनिक मिसाइल इन लेटेस्ट अटैक। अच्छा, इसके साथ ईरानियन आउटलेट कंफर्म्ड दैट ऑफेंसिव इंक्लूड खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल एंड स्ट्रक सेंसिटिव इजरायली साइट्स। मैंने आपको बताया ना कि टोटल मीडिया ब्लैकआउट है, वहां पर अगर नुकसान की सारी रिपोर्ट्स आ जाएं तो जितना हो गया है वो काफी है, बस इसके बाद मतलब इसराइल की सारी ताकत एक्सपोज है और रीजन को भी पता चल जाएगा ये कितना बड़ा बदमाश है, सारी दुनिया को पता चल जाएगा। तो खैबर आपको पता है कि किसके नाम के ऊपर और इसकी क्या इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों ये नाम रखा गया, और खैबर शिकन मिसाइल उन्होंने आज चलाए। इंपैक्ट्स वर रिकॉर्डेड इन अशदोद के ऊपर जाकर मिसाइल टकराए, बंदरगाह साउथ ऑफ अलकुदस जहां पर इनके सेटलमेंट्स हैं और वहां पर इन्होंने मिलिट्री साइट्स भी हैं। सिटी सेटलमेंट्स ऑफ शरोन एंड समारिया इन द सेंट्रल इजराइल, यहां पर मिसाइल आकर टकराए, बहुत बड़ी तबाही आ रही है। मेरून एयर ट्रैफिक जो है एयर बेस जो है वो वहां पर अटैक हुआ। मेरून जो बेस है ये की हब है फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, कंप्यूटर इंटेलिजेंस, और जो सीरिया और लेबनान के हवाले से सारी सर्विलेंस होती है और नॉर्थ के हवाले से उसके हवाले ये बेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलकर कहीं अगर हिजबुल्लाह आती है या सीरिया से होता है तो ये इसी बेस के जरिए उसको मॉनिटर कर रहे हैं, इंटेलिजेंस हासिल कर रहे हैं, तो इस बेस को हिट करना ये बड़ी बात है। अच्छा, इसके साथ आप देखिए 20 बैलिस्टिक मिसाइल वो कह रहे हैं कि दो तीन बड़ी जो साइट्स हैं स्ट्रेटेजिक साइट उसके ऊपर 20 बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने फायर किए हैं। वायलेंट एक्सप्लोजन्स रॉक इजराइल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इजरायली मीडिया की जुबानी हम आपके सामने रखा है। इसका क्या मतलब है कि वायलेंट धमाके नॉर्थ से लेकर साउथ तक हो रहे हैं, पूरे का पूरा इजराइल। ये नया फेज है जो कल उन्होंने लॉन्च किया कि अब हम पूरा इजराइल जो है हमारे निशाने पर होगा। रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द ईरानियन मिसाइल इंपैक्ट सिटी इन सेंट्रल इजराइल, इंपैक्ट से मुराद यह है कि वहां पर वो हिट हुआ है, डैमेज हुआ है, धमाके हुए, नुकसान हुआ है, हलाकत हुई है। ईरानियन मिसाइल इंपैक्टेड सेंट्रल इजराइल, ये बहुत आप कह लें कि इसको हम सबसे लार्जेस्ट अटैक कह सकते हैं जो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं जो ईरान ने किया है। ये नॉर्थ से लेकर साउथ और सेंट्रल तल अवीव और हाइफा अशदोद और पता नहीं कहां पर ये मिसाइल गिरे। अ फायर हैज ब्रोक आउट इन सेंट्रल इजराइल फॉलोइंग अ डायरेक्ट मिसाइल हिट। ईरानियन मिसाइल इंपैक्ट साइट्स इन अशदोद, कुदस, शरोन, समारिया। Israeli military command has warned of another imminent Iranian missile strike just a minute after first wave of attack was completed. वो अब एक वेव कंप्लीट हुई है, उसके चंद मिनट के बाद पीछे से दूसरी वेव। Iranian missile impacted a building in central Israel directly. वो कह रहे हैं हमारा मुकम्मल कंट्रोल अब इनके स्काइज के ऊपर आ गया। Armed forces attacked the Meron air traffic control base in northern occupied Palestine. 2 direct hits were recorded in the latest salvo of missile, the first in north and the second in Tel Aviv. Around 20 cars caught fire following an Iranian strike in central region. सिर्फ सेंट्रल इजराइल में 20 कारें इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जलकर राख होगी। कितनी बड़ी तबाही मचा दी होगी। अमेरिका के आने का मतलब तो असल में इजराइल की शिकस्त है, ठीक है ना। वो कह रहा अमेरिका क्यों आता, मुझे बताइए। सेकंड वेव ऑफ स्ट्राइक्स फॉलोज शॉर्टली, पीछे से नई वेव जो है वो आ रही है। इंपैक्टेड देयर टारगेट्स इन तल अवीव एंड द नॉर्थ। फिर अब जरा एक और देखिए, ईरानियन फोर्सेस इश्यूज इवैक्यूएशन ऑर्डर फॉर इजरायली सेटलर्स। अच्छा, और ये उन्होंने कहां पर किए हैं, ये नेवी तसदक का एरिया तल अवीव के अंदर। असल में इजराइल ने तेहरान की डिस्ट्रिक्ट 18 है जिसमें कहा कि यहां से इवैक्यूएट करें, उसके फौरी जवाब के अंदर ईरान ने कहा कि जो नेवी तसदक इलाका है इसको इवैक्यूएट करें। ये मैं आपको बता रहा हूं कि उनको ईरान से बहुत सारे मसले क्या हैं कि इनकी जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, फिर एक इल्मी ज़ौक़ है, बहुत सारी चीजें हैं। अब आप देखिए उन्होंने नेवी तसदक को क्यों कहा कि इवैक्यूएट करें, ठीक है ना। ईरान ने कहा कि नेवी तसदक यानी इस इलाके का इंतखाब उन्होंने क्यों किया, तल अवीव के अंदर। अब ये जरा देखिए, नेवी तसदक इज वन ऑफ द तल अवीव्स ओल्डेस्ट एंड सिंबॉलिकली सिग्निफिकेंट नेबरहुड। एक एक चीज को उनको बताया कि क्या कैसे करना है। इट होल्ड्स डीप कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड आइडियोलॉजिकल वैल्यू विद इन द ज़ायनिस्ट नैरेटिव। ये उनका सबसे आप कह लें कि ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल कल्चरल और फिर उनका जो ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी है वो उसकी एक मरकज है ये। एंड इज ऑफन डिस्क्राइब्ड इन इजरायली डिस्कोर्स एज द फर्स्ट ज़ायनिस्ट ड्रीम। इस एरिया को वो अपने लिए फर्स्ट ज़ायनिस्ट ड्रीम भी करार देते हैं इस एरिया को। तो ईरान ने कहा यहां से निकले,
तो ईरान इस तरह से लड़ रहा है। और IRGC ने कहा कि इनका जो है डिफेंस है वो हमारे सामने बिल्कुल क्रिबल कर रहा है और सस्टेन नहीं कर सकता है। तो इसराइल खौफनाक बमबारी कर रहा है, अमेरिका किसी भी वक्त शामिल हो सकता है, ये खतरात हैं, लेकिन ईरान अपनी जंग अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक लेकर चल रहा है। अगर अमेरिका आया तो फिर जंग किसी और अंदाज के अंदर लड़ी जाएगी। ये इस वक्त की ताज़ा सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। हमने राज करें।